नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कुछ वीडियोस इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। देश के नए और बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल इस एयरपोर्ट के टर्मिनल और पार्किंग एरिया को जोड़ने वाले रास्ते पर बारिश का पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ नोएडा एयरपोर्ट ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से देश में हाल ही में बने कुछ और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से भी बारिश के बाद ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं नई सड़क का हिस्सा धंस गया, कहीं जल भराव ने इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग पर सवाल खड़े कर दिए, तो कहीं करोड़ों रुपए की लागत से बने प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर ही बहस शुरू हो गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने के कुछ ही समय बाद बारिश के दौरान उनकी कमियां सामने आने लगती है? क्या इसकी वजह सिर्फ बेहद तेज बारिश है, या फिर जिस तेजी से भारत में एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग में हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम वेदर का असर पर्याप्त रूप से ध्यान में रखा जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और समझेंगे कि बारिश नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों बन रही है। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। अगर आपको लगता है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको सवाल उठाने पर जरूर मजबूर कर सकती है। 11 अगस्त 2026 को भारी बारिश के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल और पार्किंग एरिया को जोड़ने वाले हिस्से में पानी भर गया। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तेजी से वायरल हुए। नए नए बने एयरपोर्ट के इस हिस्से में जमा पानी को देखकर लोगों ने इसे एयरपोर्ट कम सी पोर्ट तक कहना शुरू कर दिया। यानी जिस जगह को भारत के नए और बड़े एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर के तौर पर पेश किया जा रहा था, वहीं बारिश के बाद वाटर लॉगिंग के विजुअल्स सामने आ गए। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक ये जल भराव टेम्पररी था। कम समय में हुई बेहद तेज बारिश के बाद टर्मिनल और पार्किंग के बीच वाले हिस्से में पानी जमा हुआ, जिसे करीब 30 मिनट के अंदर साफ कर दिया गया। इस दौरान फ्लाइट्स का संचालन जारी रहा और एयरपोर्ट ऑपरेशंस पर भी कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। लेकिन एक सवाल फिर भी बना रहता है, एक नए और हजारों करोड़ रुपए के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी तेज बारिश के बाद पानी जमा होने की वजह क्या थी? अभी तक सामने आई जानकारी में एयरपोर्ट प्रशासन ने इस वाटर लॉगिंग को कम समय में हुई तेज बारिश का नतीजा बताया है। लेकिन पानी आखिर उस हिस्से में जमा क्यों हुआ? वहां ड्रेनेज सिस्टम ने उस वक्त पानी को कितनी तेजी से बाहर निकाला और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को इसी तरह के हैवी रेनफॉल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था? इन सवालों पर अभी कोई डिटेल टेक्निकल एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आई है। दरअसल इसी मॉनसून में देश के कुछ दूसरे नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बारिश के बाद चर्चा में आए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हो या लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, इन प्रोजेक्ट से जुड़ी घटनाओं में भी सड़क की सतह, पानी के बहाव और कंस्ट्रक्शन से जुड़े सवाल उठे। तो आखिर बारिश के दौरान इन नए प्रोजेक्ट्स में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये तस्वीरें सामने आ रही है? सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। इस 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अप्रैल 2026 में हुआ था और इसे करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। लेकिन 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गोगवा जलालपुर के पास इसके करीब 55 किलोमीटर पर सड़क का एक हिस्सा धंस गया। इसके बाद MORTH यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इस घटना की वजह बताई। मंत्रालय के मुताबिक 1 जुलाई की रात हुई बारिश के बाद उस जगह स्थानीय स्तर पर पानी जमा हुआ और इसके साथ ही वहां मौजूद परमानेंट क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम ऑपरेशनल नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों के कारण सड़क की सतह पर केव इन हुआ। लेकिन सवाल यह है कि जब एक्सप्रेसवे के डिजाइन में बारिश के पानी को निकालने की व्यवस्था मौजूद थी, तो फिर वो सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा था? MORTH के मुताबिक उस लोकेशन पर एक बैलेंसिंग कलवर्ट यानी बारिश के पानी को सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए बनाया गया रास्ता था, लेकिन इसे ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट करके ऑपरेशनल नहीं किया जा सका था। मंत्रालय ने इसके पीछे लोकल रेजिडेंट्स के रेजिस्टेंस को वजह बताई। उनके मुताबिक स्थानीय लोग ड्रेनेज सिस्टम को कनेक्ट करने की अनुमति नहीं दे रहे थे और कलवर्ट के ओपनिंग का इस्तेमाल व्हीकल क्रॉसिंग के तौर पर कर रहे थे। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में पानी निकालने के लिए व्यवस्था तो बनाई गई थी, लेकिन बारिश के वक्त वो व्यवस्था पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं थी। और मामला सिर्फ यही तक सीमित नहीं था। MORTH के मुताबिक उस लोकेशन पर परमानेंट स्लोप प्रोटेक्शन और ड्रेनेज का कुछ काम भी पेंडिंग था। इसकी वजह एक लैंड रिलेटेड आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट बताई गई। घटना के बाद NHAI ने करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इंटरिम पैरेलल ड्रेन पर काम करना शुरू किया। साथ ही ड्रेनेज ग्रेडियंट को भी रीडिजाइन किया जा रहा है ताकि बैलेंसिंग कलवर्ट के ऑपरेशनल होने तक बारिश का पानी सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। एक तरफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ड्रेनेज व्यवस्था के ऑपरेशनल न होने की बात सामने आई, लेकिन बारिश के बाद नए इंफ्रास्ट्रक्चर की मुश्किलें सिर्फ यही तक सीमित नहीं रही। अब बात करते हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की, जिसके सरफेस पर ओपनिंग के कुछ ही दिनों बाद डैमेज देखने को मिला। करीब 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन जुलाई 2026 में हुआ था, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद भारी बारिश के बाद इसके एक हिस्से की सड़क की ऊपरी सतह पर नुकसान की तस्वीरें आई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के कोरारी इलाके में करीब 40 मीटर लंबे हिस्से में रोड सरफेस पर स्लिपेज की बात सामने आई।
इसके बाद सोशल मीडिया पर सड़क की तस्वीरें और रिपेयर वर्क की वीडियो तेजी से वायरल होने लगी। इन विजुअल्स में सड़क की ऊपरी परत को ठीक करने का काम दिखाई दे रहा था। कुछ तस्वीरों और वीडियोस में सड़क को सुखाने के लिए बड़े फैंस का इस्तेमाल भी नजर आया। इसके बाद लोगों ने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और बारिश के बीच उसकी ड्यूरेबिलिटी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। हालांकि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने सड़क के पूरी तरह धंसने या कोलैप्स होने की बात से इनकार किया। उनके मुताबिक लगभग 40 मीटर के हिस्से में सड़क की सिर्फ अपर वियरिंग सरफेस प्रभावित हुई थी, यानी पूरी रोड स्ट्रक्चर के कोलैप्स होने की बात सही नहीं थी। NHAI की तरफ से यह भी कहा गया कि प्रभावित हिस्से की मरम्मत कर दी गई है और ट्रैफिक मूवमेंट सामान्य रहा। इन तीनों घटनाओं को समझने के लिए पहले जानना जरूरी है कि आखिर बारिश किसी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाती कैसे है। दरअसल सड़क के नीचे कई लेयर्स होती है। ऊपर वियरिंग सरफेस, उसके नीचे बेस और सब बेस लेयर्स और सबसे नीचे सॉइल या सब ग्रेड। इन सभी को मिलकर सड़क का लोड संभालना होता है। जब बारिश होती है तो आइडियली पानी सड़क की सरफेस पर जमा नहीं होना चाहिए। सड़क को एक तय स्लोप के साथ बनाया जाता है ताकि पानी किनारे की तरफ चला जाए और वहां से ड्रेन्स, चैनल्स या कलवर्ट के जरिए बाहर निकल जाए। लेकिन अगर पानी लंबे समय तक सड़क पर जमा रहता है या किसी रास्ते के नीचे से लेयर्स तक पहुंच जाता है तो प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। पानी सबग्रेड की स्ट्रेंथ को प्रभावित कर सकता है, यानी जिस जमीन पर पूरी सड़क का भार टिका है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम हो सकती है। इसके बाद ऊपर से लगातार व्हीकल्स का लोड पड़ता है और सड़क की सरफेस पर क्रैक, सेटलमेंट, रूटिंग या पोर्ट होल्स जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती है। और अगर किसी हिस्से में पानी का फ्लो ठीक से मैनेज नहीं हो रहा तो सिर्फ सरफेस ही नहीं, सड़क की नीचे वाली लेयर्स भी प्रभावित हो सकती है। इसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के मामले से समझ सकते हैं। वहां मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी MORTH के मुताबिक भारी बारिश के बाद एक हिस्से में पानी जमा हुआ और परमानेंट क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम ऑपरेशनल नहीं था, यानी सड़क के डिजाइन में पानी को निकालने की व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन जिस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो पूरी तरह काम नहीं कर रही थी। यही वजह है कि बड़े एक्सप्रेसवेज में ड्रेनेज सिस्टम के लिए सड़क की स्लोप, साइड ड्रेन्स, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, कलवर्ट्स और जरूरत के हिसाब से ड्रेन्स और स्लोप प्रोटेक्शन जैसी व्यवस्थाएं बनाई जाती है। कलवर्ट का काम ऐसी जगह पर पानी को सड़क के नीचे या उसके एक तरफ से दूसरी तरफ सुरक्षित तरीके से ले जाना होता है। वहीं ड्रेन जैसी व्यवस्था ऊंचाई वाली हिस्सों से पानी को नियंत्रित तरीके से नीचे ले जाने में मदद करती है। इसका मतलब यह है कि सड़क की मजबूती सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसके ऊपर कौन सा मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, ये भी उतना ही जरूरी है कि बारिश का पानी उसके आसपास और नीचे कैसे बिहेव करेगा। असल में सवाल सिर्फ कंस्ट्रक्शन का नहीं बल्कि प्लानिंग का भी है। किसी एक्सप्रेसवे या एयरपोर्ट को डिजाइन करते समय सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि वहाँ कितने व्हीकल्स चलेंगे या कितनी फ्लाइट्स ऑपरेट होगी। ये भी देखना होता है कि उस लोकेशन पर बारिश कितनी होती है, कितनी इंटेंसिटी से होती है, पानी नेचुरली किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, जमीन कितना पानी एब्जॉर्ब करती है और एक्सट्रीम रेनफॉल की स्थिति में ड्रेनेज सिस्टम पर कितना प्रेशर आता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में हाइड्रोलॉजिकल और जियोटेक्निकल असेसमेंट की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में मानसून हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चुनौती रहा है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम सिर्फ रेनफॉल की मात्रा नहीं होती। असली चुनौती तब बनती है जब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो। मान लीजिए किसी इलाके में सामान्य तौर पर बारिश कई घंटों में फैलकर होती है, लेकिन अगर वही मात्रा बहुत कम समय में गिर जाए तो पानी को एब्जॉर्ब होने और ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकलने के लिए कम समय मिलता है। इससे सरफेस रन ऑफ बढ़ता है और एग्जिस्टिंग ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर अचानक ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में सिर्फ ये देखना पर्याप्त नहीं है कि किसी जगह पर हर साल कितनी बारिश होती है, बल्कि ये भी देखना ज़रूरी है कि बहुत कम समय में यहाँ कितनी तेज़ बारिश होने की संभावना हो सकती है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में पुराने रेनफॉल पैटर्न्स पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय एक्सट्रीम वेदर सिनेरियोज को भी ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन इन घटनाओं ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को लेकर एक बड़ा सवाल जरूर सामने लाया है। जब हम करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जिन्हें आने वाले कई दशकों तक इस्तेमाल किया जाना है, तो उनकी प्लानिंग सिर्फ आज के ट्रैफिक और आज के वेदर के हिसाब से नहीं हो सकती। आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जस्ट।